हाँ जी, मेरे हाथ में है सीएमए इंटर ग्रुप 2 के ओल्ड सिलेबस का जीएसटी का पेपर, जिसे देख के मुझे बड़ी हो रही है खुशी, क्योंकि पेपर था बड़ा आसान। क्या इसके आंसर होने चाहिए इस बार? सिर्फ और सिर्फ मैं एमसीक्यूज ही नहीं, मतलब आपको एमसीक्यूज के आंसर तो बताऊंगा ही बताऊंगा, उसके साथ साथ में जो सेक्शन बी है आपका डिस्क्रिप्टिव पार्ट, उसके भी साथ साथ आंसर बता सकता हूं, बहुत जल्दी बता दूंगा। रीजन बीइंग कि जीएसटी का है और इसमें काफी ज्यादा चीजें पॉसिबल है। इनकम टैक्स में ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि उसमें कंपटीशन शामिल है। तो ये है हमारा जीएसटी का पेपर ओल्ड सिलेबस 2023 का। फटाफट से मैं इसके बारे में डिस्कशन करता हूं, पेपर का लेवल क्या था, आंसर क्या होना चाहिए, फटाफट से इसके डिस्कशन पे जाएंगे ताकि आप पूरा फोकस अब अपने अकाउंट्स और ऑडिट के पेपर पे, लास्ट पेपर पे लगा सके। इसलिए जल्दी से जल्दी मैं आपके एमसीक्यूज वेरीफाई करा सकता हूं ताकि आपको गूगल वगैरह से सर्च ना करना पड़े। चूज द करेक्ट ऑप्शन अमंग्स द फॉलोइंग 4 अल्टरनेटिव्स गिवन। जीएसटी ऑन पेट्रोलियम, क्रूड ऑयल, हाई स्पीड डीजल वगैरह के लेके इन्हें बताया गया था कि क्या इस पे जीएसटी इज नॉट लिवाइड एट ऑल, तो एक गलत पॉइंट है। दूसरा, इज लिवाइड अप टू एग्जेम्प्ट, ये भी गलत पॉइंट है। आपको भी पता होगा कि ये अभी तो लेविएबल नहीं है, लेकिन ये लेविएबल उस डेट से कर दिया जाएगा जिस डेट से जीएसटी जो काउंसिल है वो आपको बता देगी। तो जिसका आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आते हैं, एवरी रजिस्टर्ड टैक्सेबल पर्सन मस्ट मेंटेन अकाउंटिंग बुक्स एंड रिकॉर्ड फॉर एटलीस्ट कितना 72 मंथ्स में, मतलब वैसे इसका आंसर जो है वो 6 ईयर्स है। अब 6 ईयर्स ऑप्शन में नहीं है तो आपको पता होगा कि 72 मंथ्स जो है वो 6 ईयर्स के बराबर होंगे। नेक्स्ट, वेयर द सप्लाई ऑफ गुड्स डज नॉट इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ गुड्स, प्लेस ऑफ सप्लाई एज पर सेक्शन 10 क्या होगी? तो आंसर इसका डी होना चाहिए। हालांकि मैं आपसे बोलूंगा प्लेस ऑफ सप्लाई का आंसर आप अपने एक बार बुक से भी जरूर मैच करिएगा। जिस भी ऑप्शन पे मैंने स्टार लगाया उसका मतलब एक बार आप इसे रिकन्फर्म जरूर करेंगे। नेक्स्ट, टाइम लिमिट बियॉन्ड विच इफ अ गुड्स आर नॉट रिटर्न द कैपिटल गुड्स सेंट फॉर जॉब वर्क शैल बी ट्रीटेड एज। अब देखो दो चीजें होती हैं इसके अंदर, अगर आप नॉर्मल गुड्स भेज रहे हो मतलब इनपुट्स भेज रहे हो तो क्या होगा, तो आंसर क्या होगा, और अगर आप कैपिटल गुड्स भेज रहे हो तो आंसर क्या होगा। तो दोनों केस में टाइम लिमिट अलग है। अगर आप इनपुट्स भेज रहे हो तो 1 साल तक, अगर वो 1 साल तक वापस नहीं आता जॉब वर्कर से तो हम उसे डीम्ड सेल मान लेते हैं, मतलब सप्लाई मान लेते हैं। और कैपिटल गुड्स के केस में होता है 3 साल। क्वेश्चन में देखते हैं क्या लिखा हुआ, क्वेश्चन में है कैपिटल गुड्स, तो आंसर जो होना चाहिए वो इसका होना चाहिए 3 ईयर्स। आई होप यहां तक पॉइंट क्लियर है। नेक्स्ट, अंडर जीएसटी सर्विसेज वुड बी कॉल्ड कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस। कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स के केस में कोई भी मिनिमम टाइम लिमिट नहीं है, ये आपको पता होना चाहिए। लेकिन कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस के केस में जो टाइम लिमिट है हमारी वो है कंटिन्यूअस पीरियड ऑफ 3 मंथ्स के लिए अगर सर्विसेज रेंडर होती है तो ही उसे कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस बोला जाता है। नेक्स्ट आया मैच द फॉलोइंग। मैच द फॉलोइंग में देखते हैं कि कौन कौन सा आंसर इसका सही होना चाहिए। जिस बच्चे का पेपर है देखते हैं उन्होंने क्या किया है। फाइनल रिटर्न क्या होना चाहिए, तो फर्स्ट का जो आंसर है फाइनल रिटर्न, क्वेश्चन नंबर मतलब जो 10th ऑप्शन है उसमें होती है, जीएसटीआर 10 में भरी जाती है। उसके बाद इंटीमेशन ऑफ विड्रॉल ऑफ कॉम्पोजिशन स्कीम। अब कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो आप कॉमन सेंस से, हालांकि इस बच्चे ने मुझे बताया है कि कॉमन सेंस से वो इस एमसीक्यूज को सॉल्व करके आई है। कैसे, जरा ध्यान से देखिए। इंटीमेशन विड्रॉल फ्रॉम कॉम्पोजिशन स्कीम, क्योंकि कॉम्पोजिशन स्कीम का जो फॉर्म नंबर है उसे सीएमपी बोलते हैं, इसलिए इसका जो आंसर होगा, अगर आपको याद भी ना रहे तो आंसर होगा आपका इसका नेक्स्ट ये वाला जो लास्ट ऑप्शन है, ई ऑप्शन। फिर आते हैं ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ जीएसटीआर रिटर्न, जो इसका ऑप्शन है थर्ड वाले का, वो है आपका 10th डे। जो ए ऑप्शन है इसका वो सही है बिल्कुल। फिर आते हैं फोर्थ वाले पॉइंट पे, एप्लीकेशन फॉर रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, तो आंसर होगा जीएसटी आरईजी 21। और लास्ट ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ जीएसटीआर फॉर वो 30 जो है नेक्स्ट मंथ की है। तो ये इस तरीके से आंसर होने चाहिए और जो इस बच्चे ने जो आंसर लगाया है वो बिल्कुल बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, आपको बताना है कि क्या ये ट्रू है या फॉल्स है, जरा ध्यान से देखिएगा, यहां पर गलती होने के चांसेस ज्यादा थे बच्चों के। When goods are taxable are imported into India, IGST is levied. Answer is yes. आपको पता होगा कि जब गुड्स को इंपोर्ट किया जाता है तो उस पे IGST लगता है। नॉर्मली इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन, इंटरस्टेट सप्लाई पर IGST लगता है, लेकिन जब हम इंपोर्ट करते हैं तब भी IGST ही लगता है। Where goods are sent by principal located in one state to a job worker located in any other state, ई-वे बिल आपको मैंडेटरी जनरेट करना पड़ेगा, चाहे उसकी जो वैल्यू है 45,000 है। तो ये बात बिल्कुल सही है। हालांकि ई-वे बिल जनरेट करने की जो लिमिट है वो है 50,000, लेकिन उसकी एक्सेप्शन होती है जब आप जॉब वर्कर के पास भेजते हैं। तो ये जो पॉइंट है कि आपको मैंडेटरीली करना पड़ेगा, ये भी बिल्कुल सही है, मतलब ट्रू इसका आंसर होना चाहिए। अंडर जीएसटी इन केस ऑफ टैक्सेबल सप्लाई ऑफ सर्विस किसको करनी है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी यानी एनबीएफसी को करनी है। इनवॉइस कब तक इशू हो जाना चाहिए, तो जो क्वेश्चन में लिखा है वो है 30 डेज, जो कि है गलत आंसर। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन कंपनी वालों के लिए टाइम लिमिट जो है 15 दिन बढ़ा दी जाती है और वो होगी 45 डेज। तो इसका मतलब ये वाला जो आंसर है वो है फॉल्स। नेक्स्ट, अगर मिक्स सप्लाई है तो एप्लीकेबल टैक्स रेट जो है वो प्रिंसिपल सप्लाई का होगा। ये है बात गलत, क्योंकि मिक्स सप्लाई में होता है जो सप्लाई हाईएस्ट टैक्स रेट को अट्रैक्ट करती है, और अगर आपको ये जो प्रिंसिपल सप्लाई है ये होती है आपकी मिक्स की जगह दूसरे वाली सप्लाई में, जो कि है मिक्स सप्लाई और कॉम्पोजिट सप्लाई, मतलब कॉम्पोजिट में जो प्रोमिनेंट सप्लाई होती है उसका माना जाता है मेन वाले का। नेक्स्ट,
पेमेंट ऑफ जीएसटी लाइबिलिटी अंडर आरसीएम, आरसीएम का मतलब है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, कैन बी मेड डन बाय डेबिटिंग द इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। ये है बात गलत, आपको कैश लेजर से ई का मतलब इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से ही आरसीएम की पेमेंट करनी होती है। ये उसकी एक्सेप्शन में आता है कि आप अपना क्रेडिट आरसीएम बेस्ड लायबिलिटी को पे आउट करने के लिए नहीं कर सकते, उसके लिए इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर को ही डेबिट कराना पड़ेगा आपको। तो ये बात थी गलत। नेक्स्ट, पावर टू मेक लॉज विद रिस्पेक्ट टू गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स हैज बीन गिवन बाय कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल पूछा है आपको, 246 आर्टिकल होता है और आगे लिखा होता है ए। अगर आप ए भी नहीं लिख के आओगे तो मेरे हिसाब से वो ठीक कर देंगे। नेक्स्ट, एज पर सेक्शन 54 सबसेक्शन 14 सीजे नो रिफंड शैल बी ग्रांटेड इफ रिफंड अमाउंट इज लेस देन। तो इसमें 1000 रुपीज का अमाउंट होता है कि अगर आपके रिफंड का अमाउंट 1000 से कम होता है तो आपको रिफंड ग्रांट नहीं किया जाता। नेक्स्ट, अंडर जीएसटी कैजुअल टैक्सेबल पर्सन और नॉन रेजिडेंट पर्सन शेल बी रिक्वायर्ड टू अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन। तो इनको जो रजिस्ट्रेशन कराना होता है नॉर्मल व्यक्ति को, जब वो टर्नओवर एक्सीड करते हैं उसके बाद 30 दिन का टाइम दिया जाता है, इनको 5 दिन पहले ही कराना होता है। तो ये इन्होंने सही लिखा है पॉइंट इसके अंदर 5 days प्रायर टू कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। तो इसका जो आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए 5। नेक्स्ट, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन शेल बी ग्रांटेड जीएसटी REG 06। तो इन्होंने बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है REG 06, जीएसटी REG 06 इसके फॉर्म नंबर का नाम है। जीएसटी रजिस्ट्रेशन रेगुलर टैक्स पेयर का कैंसिल कर दिया जाएगा जीएसटी के ऑफिसर से इफ ही हैज नॉट फर्निश्ड मंथली रिटर्न फॉर अ कंटिन्यूअस पीरियड ऑफ 6 कंसेक्यूटिव पीरियड्स। तो मंथ्स भी ना लिखें आप, 6 कंसेक्यूटिव पीरियड्स के लिए, टैक्स पीरियड्स के लिए अगर उन्होंने रिटर्न को फाइल नहीं किया है तो आपका जो रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया जा सकता है। फिर आते हैं इसके थ्योरेटिकल पार्ट पे। उन्होंने कहा कॉन्स्टिट्यूशन वाले पॉइंट पे तो थ्योरी है और क्या वो कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए अप्लाई कर सकता है। स्पेशल स्कीम के लिए तो 50 लाख से कम है, 5 करोड़ की एक लिमिट होती है। देखो स्पेशल स्कीम तो अलाउ हो जाएगा। हम आते हैं अमाउंट वाले पॉइंट पे। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट देखिए, जय लक्ष्मी एंटरप्राइज है, रजिस्टर्ड डीलर है, फर्निशेज द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन और आपको विष्णु इन कोर्स ऑफ इंट्रास्टेट, इंट्रास्टेट का मतलब विद इन स्टेट है। हमसे क्या पूछा जरा क्वेश्चन में देख ले, ब्रीफली नोट और स्टेट फॉर्म पार्ट ऑफ योर आंसर। हमको वैल्यू ऑफ सप्लाई इस क्वेश्चन के अंदर निकालनी है। जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन है कि वैल्यू ऑफ सप्लाई का क्वेश्चन है, तो देखते हैं सबसे पहले क्या लिखा हुआ उन्होंने। ये है लिस्ट प्राइस, ये कॉस्ट ऑफ पैकेजिंग ऐड होनी चाहिए, सब्सिडी वगैरह ये सारी चीजें उन्होंने दी हुई है। पहले पढ़ लेते हैं कि क्वेश्चन के हिसाब से क्या मान्यताएं हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है कि सेकंड से लेके जो 7 तक के आइटम है उन्होंने कंसीडर नहीं किए हुए, नॉट कंसीडर्ड। इसका मतलब जो करना है आपको करना है। तो इधर आ जाते हैं, लिस्ट प्राइस ऑफ गुड्स सर्विसेज दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ पैकिंग क्या ऐड होता है, आंसर इज यस। सब्सिडी सेंट्रल गवर्नमेंट से जो रिसीव होती है वो क्या करते हैं, हम माइनस कर देते हैं। सब्सिडी एनजीओ से रिसीव हुई है तो उसका कुछ नहीं करेंगे क्योंकि इन्हें कंसीडर नहीं किया गया है। नेक्स्ट, टैक्स अदर देन टैक्स जो होते हैं जीएसटी के अदर देन टैक्स होते हैं वो ऐड होते हैं। थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन जिसने भी कराई है, चार्जेस जो हैं वो इसी कंपनी ने पे किए हैं बट द सेम हैज बीन डायरेक्टली पेड बाय विष्णु। तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, ये भी ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट, एक और खर्चा है जिसमें काफी सारे बच्चे इसको गलत करके आए होंगे, बताता हूं क्या। देखिए, अमाउंट इनकर्ड बाय विष्णु लिमिटेड फॉर पोस्ट डिलीवरी इंस्पेक्शन, जो कि विष्णु लिमिटेड ही बियर कर रही है इस खर्चे को, तो हमारे इसमें वैल्यू ऑफ सप्लाई में आने की जरूरत नहीं है। तो मेरे हिसाब से ये वाला अमाउंट नहीं आएगा। तो 7,50,000 प्लस 7,57 और फिर इसमें से 25,000 आप माइनस कर देंगे, 7,32 और 7,32 25 7,32 और 7,32,000 और 7,44,000 और 7,54,000। तो मेरे हिसाब से जो इसका आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए 7,54,000। एक बार आप प्लस माइनस चेक कर लीजिएगा, कहीं मैंने गलती तो नहीं की, वरना जो आंसर है इसका प्लस माइनस मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट, विद रिस्पेक्ट टू जीएसटी लॉ डिटरमाइन द टाइम ऑफ सप्लाई फॉर द पर्पस ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। अगर मैं आपको दिखाऊं, ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ ना बिल्कुल ऐसे, अपनी क्लास में भी हम कुछ क्वेश्चंस कराते हैं जिसमें इसी तरीके से मैं बॉक्सेस बनाता हूं जिनका कोई लेना देना नहीं होता। टाइम ऑफ सप्लाई, मैं इसके क्वेश्चन दिखाता हूं आपको कि किस तरीके से बॉक्सेस बना के मैं कटवाता हूं बच्चों से कि आप इस बॉक्स को काटिए क्योंकि इनका कोई लेना देना नहीं है। दिखाता हूं, देखिए ये तो क्या न्यूमेरिकल है, मैंने सॉल्व नहीं कराए हुए, ऐसे न्यूमेरिकल जिसमें मैंने क्रॉस लगवाया हुआ है। देखिए जरा ध्यान से, ये मैं 4 चीजें देता हूं, जरा ध्यान से देखिए। ये है रिमूवल की डेट, ये है इनवॉइस की डेट, ये है मेकिंग अवेलेबल की, ये है डेट ऑफ पेमेंट की। और गुड्स के केस में जिसमें मूवमेंट इन्वॉल्व होती है उसमें मेकिंग अवेलेबल का कोई लेना देना नहीं होता, डेट ऑफ पेमेंट का कोई लेना देना नहीं होता। डेट ऑफ रिमूवल इज द लास्ट डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ इनवॉइस जो जिस दिन इशू की है व्हिचएवर इज अर्लियर करके आंसर निकाला जाता है। आप बिल्कुल क्वेश्चन की शक्ल देखिए। अब मैं दिखाता हूं आपको जो एग्जाम का क्वेश्चन आया है। देखिए एग्जाम क्वेश्चन ये रहा, इसमें भी उन्होंने 4 चीजें दी है। देखिए, डेट ऑफ रिमूवल, डेट ऑफ इनवॉइस, मेकिंग अवेलेबल, डेट ऑफ पेमेंट, जैसा कि मैंने अभी वाले टॉपिक में दिखाया था। देखिए जरा ध्यान से, बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन आपको क्लास में कराए जाते हैं और क्वेश्चन को देखते ही आपको बढ़िया फील आनी चाहिए कि देखिए डेट ऑफ रिमूवल है, डेट ऑफ इनवॉइस है, डेट ऑफ मेकिंग अवेलेबल, डेट ऑफ पेमेंट है, जिसमें इन दोनों जो कॉलम्स हैं उसका कोई लेना देना नहीं है। हम आते हैं अपने पेपर पे सीधा।
तो इसका मतलब इसका आंसर क्या होना चाहिए उस पर डिस्कशन कर लेते हैं कि भाई साहब देखो इन वाले दो कॉलम्स का हमारे आंसर से कोई लेना देना नहीं है, तो हम इनको कर देते हैं क्रॉस। अब आपको क्या करना है, डेट ऑफ रिमूवल इज द लास्ट डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस एंड दैट इज द एक्चुअल डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस, व्हिचएवर इज अर्लियर विल बी द टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ गुड्स इन्वॉल्विंग मूवमेंट। तो देखिए यहाँ पर क्या है, मूवमेंट ऑफ गुड्स इसके अंदर इन्वॉल्व है, तो पहला आंसर क्या होना चाहिए इसके अंदर, तो 2 अप्रैल और 1 अप्रैल, तो आंसर क्या होगा 1 अप्रैल इसका आंसर होना चाहिए, 1 और 2 अप्रैल तो ये वाला आंसर होना चाहिए, 3 में और 2 में तो ये वाला आंसर। तो इसके अंदर 3 टाइम ऑफ सप्लाई आपके निकल के आ चुके हैं और क्वेश्चन किस तरीके से आया ये भी मैंने आपको समझा दिया है। नेक्स्ट फिर आते हैं आपको सिचुएशन जब क्रेडिट नोट इशू किया, तो थ्योरी क्वेश्चन है, आई होप आप करके आए होंगे कि क्रेडिट नोट कब कब इशू किया जाता है। नेक्स्ट, मिस्टर कल्याण रजिस्टर्ड डीलर है उत्तर प्रदेश का, प्रोवाइड यू द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 2023। इस लाइन को अगर किसी बच्चे ने नहीं पढ़ा होगा तो क्वेश्चन में पक्का पक्का गलती करके आया होगा। जब भी आपको आईटीसी निकालने के लिए दिया जाता है तो आपको यह जरूर ध्यान देना होता है कि कौन से मंथ की इंफॉर्मेशन गिवन है, तो जनवरी 2023 की इंफॉर्मेशन गिवन है। पढ़ते हैं, मिस्टर मंगल सप्लाइड गुड्स टू मिस माही ऑन द डायरेक्शन ऑफ मिस्टर कल्याण एंड मिस्टर कल्याण रिसीव्ड ओनली इनवॉइस। तो क्या हम थर्ड पार्टी के इंस्ट्रक्शन, जब थर्ड पार्टी को भी गुड्स ऑन द बेसिस ऑफ कस्टमर जिसको बोल रहा है अगर सप्लाई करेंगे तो क्या उस पर आईटीसी मिल जाता है? आंसर इज यस, तो इसका आईटीसी आपको मिल जाना चाहिए। नेक्स्ट, रॉ मटेरियल ए परचेज ड्यूरिंग द मंथ, हमने परचेज किया, रॉ मटेरियल है, मिल जाता है, ठीक है। आउट ऑफ द अबव वन इनवॉइस ऑफ सम गुड्स ऑन विच जीएसटी ऑफ 40,000 वाज मिसिंग, मतलब जीएसटी का इनवॉइस मिसिंग है, तो क्या इस 40,000 का आपको मिलेगा? आंसर इज नो, तो इस 40,000 को हम कर देंगे माइनस और जो मिलेगा वो होगा बस 60,000 का। ऐसे कई सारे क्वेश्चन आईटीसी के कराए जाते हैं आपको क्लास में। आई होप जो बच्चे हमसे क्लास में नहीं लगते वो भी उन्होंने बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे किए होंगे, उनको भी पेपर इजी लग रहा होगा। मशीनरी जो है, मशीनरी वर्थ रुपीज 5 लाख की उन्होंने खरीदी है, जिसपे 90,000 का उन्होंने जीएसटी पे किया, 18% आप जानते ही होंगे ड्यूरिंग द मंथ, एंड कंपनी हैज क्लेम्ड डेप्रिसिएशन। जब भी आप पूरे कैपिटल अमाउंट पर जो भी आपने आईटीसी पे किया उसकी अमाउंट को, जो भी आपने जीएसटी पे किया है, अगर उसकी अमाउंट को आप बुक्स में कैपिटलाइज कर लेते हैं, जो कि 16 सेक्शन के अंदर कंडीशंस होता है कि आइदर यू कैन क्लेम डेप्रिसिएशन और यू कैन क्लेम आईटीसी, तो इस क्वेश्चन के अंदर इस 90,000 वाली अमाउंट पर नहीं मिलेगा क्योंकि आपने डेप्रिसिएशन क्लेम कर लिया है। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम लाइफ ऑफ एम्प्लॉइज पे पे किया गया है, ये लाइफ इंश्योरेंस कराना कंपनी की पॉलिसी है और कंपनी की कवरेज दे दी है ऑल एम्प्लॉइज को। अब सवाल ये आता है क्या ये आपकी स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन है? आंसर इज नो, इट इज नॉट अ स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन गिवन बाय गवर्नमेंट और लॉ। ये कोई स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन नहीं है और ना ही अपनी कंपनी का काम है, तो अगर आप करा रहे हैं तो अपने एक्सपेंस पे कराइए, इसलिए इसका भी आपको नहीं मिलेगा। नेक्स्ट, रॉ मटेरियल है बी, मटेरियल रिसीव हुआ है 3 इंस्टॉलमेंट्स में। यहीं पर ये वाला जो पॉइंट है, मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर काफी सारे बच्चों ने गलती की होगी कि जी इंस्टॉलमेंट वाला पॉइंट है और इंस्टॉलमेंट में तो तब मिलती है जब लास्ट इंस्टॉलमेंट रिसीव हो जाती है, लेकिन कई बच्चे इसे देखना भूल गए कि भाई साहब लास्ट इंस्टॉलमेंट ही रिसीव हुई है जनवरी में और क्वेश्चन भी जनवरी का है। यहां पर गलती कर सकते हैं बच्चे मेरे हिसाब से, और आपके ये जो क्वेश्चन है 1,74,000 का, इसका भी आपको अमाउंट जो है वो मिल जाएगा। नेक्स्ट, आपने 3 लैपटॉप्स परचेस किए हैं, आउट ऑफ द अबव 1 लैपटॉप इज विड्रॉन फॉर द पर्सनल यूज, तो इसका मतलब 3 में से अब आपको क्या करना है, इसमें डिवाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 2, जो कि आंसर जो आएगा आपका इसमें आएगा 36,000। तो जो अमाउंट है आपको जो मिलेगी, जिसका आईटीसी मिलेगा वो है 36,000 का। नेक्स्ट, मटेरियल परचेज टू बी यूज फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ फाउंडेशन, फाउंडेशन बना रहे हैं आप, सपोर्ट अबाउट क्या, प्लांट एंड मशीनरी, तो प्लांट एंड मशीनरी के लिए है तो कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। और पॉइंट नंबर 3 वाले क्वेश्चन के कह रहा है कि ये जो मशीनरी इसकी बुक जो अमाउंट है, अब देखना ध्यान से समझना, इसने कंफ्यूजन क्रिएट करना चाहा है 7th और 3rd में। अब 7th में जो उन्होंने बुक्स में वैल्यूएशन की है, जो कैपिटलाइज की है, वो 5,90,000 की है, लेकिन ये वाला खर्चा अलग है और इसका डेप्रिसिएशन क्लेम नहीं किया गया है। इस अजम्पशन पे इसको आप 20,000 को अलाउ कर सकते हैं। अजम्पशन नहीं भी लिखी होगी मेरे हिसाब से तब भी आपको अलाउ कर दिया जाएगा, क्योंकि 20,000 की अमाउंट पर उसने डेप्रिसिएशन नहीं लिखा है। ये सपोर्ट करने के लिए है, अमाउंट 20,000 का इन्वॉल्व नहीं है। तो जो अमाउंट्स मैंने आपको बताया उन अमाउंट्स को आप ऐड करके देख सकते हैं कितना आईटीसी अवेलेबल होगा। नेक्स्ट, स्टेट द सर्कमस्टेंसेस अंडर विच प्रॉपर ऑफिसर जीएसटी जो कैंसिल कर सकता है। बहुत सारे सर्कमस्टेंसेस है, सू मोटो बेसिस पे कर सकता है, आप रिटर्न फाइल नहीं कर रहे हैं, आप फ्रॉडलेंट एक्टिविटी कर रहे हैं और आपने बिजनेस कमेंस नहीं किया है, रजिस्ट्रेशन ले लिया है, 6 महीने इलैप्स हो गए, तो काफी सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चन वाला पॉइंट था। नेक्स्ट, एक और क्वेश्चन आया आपका शेड्यूल 2 और शेड्यूल 3 का, आपको बताना है और इसके अंदर बताना है कि गुड्स है, सर्विस है या नो सप्लाई। जैसे सेल ऑफ लैंड है, क्या ये जीएसटी के अंदर कवर है? आंसर इज नो, तो इनकेस नो सप्लाई। लीज टेनेंसी एस्टेब्लिशमेंट, क्या इस लैंड को यूज करने के लिए जो दिया जाता है? यस, इसे बोलते हैं सर्विस, सप्लाई ऑफ सर्विस। नेक्स्ट, सर्विसेज ऑफ फ्यूनरल बरियल और क्रीमेटर जो कि किया जाता है, तो क्या ये होती है? आंसर इज नो, इसमें जीएसटी नहीं लगाया जाता, हटा दिया जाता है जीएसटी से। टेम्परेरी ट्रांसफर ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, क्या इसमें जीएसटी लगेगा? यस, इसको सप्लाई ऑफ सर्विस बोलेंगे। सर्विसेज बाय कोर्ट, आपको पता होगा इसे एग्जेम्प्ट कर दिया जाता है, एग्जेम्पशन बाय नोटिफिकेशन नंबर 66/2017, अगर बच्चों को याद है तो। नेक्स्ट, सर्विसेज बाय एन एम्प्लॉय टू द एम्प्लॉयर इन कोर्स इन रिलेशन टू द एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉय ने दिया है एम्प्लॉयर को,
यहां मुझे लगता है कि कोई बच्चे गलती करके आए होंगे। तो जो एम्प्लॉयर को सर्विसेज देता है, सर्विसेज गिवन बाय एम्प्लॉय टू द एम्प्लॉयर, तो इन कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट मानी जाती है और इस पर भी जीएसटी नहीं लगता है। ट्रांसफर ऑफ टाइटल इन गुड्स, ये सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाता है। आई होप आप सब भी यही क्वेश्चन करके आए हैं। फिर डिटरमाइन द प्लेस ऑफ सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई का क्वेश्चन आप एक बार खुद देख लीजिएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं हम, और कौन सा क्वेश्चन हम जल्दी से कर सकते हैं। यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड द शॉर्ट नोट्स, बताने हैं आपको वैलिडिटी ऑफ ई वे बिल। ई वे बिल की वैलिडिटी क्या है, तो आपको बताना पड़ेगा। अगर आप ओवर डायमेंशनल कार्गो कर रहे हैं तो 20 किलोमीटर मतलब फर्स्ट डे, और हर एक उसके बाद 20 किलोमीटर के लिए अगले दो, और अदर देन अगर ओवर डायमेंशनल कार्गो है तो 200 किलोमीटर की पर डे लाइफ इसकी होती है, मतलब डिवाइड करते हैं। दोनों का अलग अलग आंसर लिखना था। नेक्स्ट आया कि बताइए एजेंट के थ्योरी क्वेश्चन है, सेल इन फीचर्स, क्वार्टरली रिटर्न, मंथली पेमेंट, क्यूआरएमपी स्कीम। सबको बताता हूं मैं, इंपॉर्टेंट है आपके सभी के एग्जाम्स के लिए। अब आते हैं, हु कैन ऑप्ट फॉर क्यूआरएमपी स्कीम, व्हेन कैन ही बी ऑप्टेड, और पेमेंट अंडर क्यूआरएमपी। देखो कौन ऑप्ट कर सकता है, तो एवरी रजिस्टर्ड पर्सन अदर देन OIDAR, सारे रजिस्टर्ड पर्सन अदर देन OIDAR प्लस जो उसका एग्रीगेट टर्नओवर इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर वो अप टू 5 करोड़ है, तो वो लोग इसको ऑप्ट कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, व्हेन कैन इट बी ऑप्टेड, तो कब ये ऑप्ट किया जा सकता है। तो जिन बच्चों ने पढ़ा है कि जिस क्वार्टर के लिए, जैसे मान लीजिए आपने 1/4/2022 के लिए इसे ऑप्ट करना चाहते हैं, तो आपके पास जो टाइम लिमिट होती है वो होती है 2 months प्रायर एंड 1 month आफ्टर। तो जिन बच्चों ने पढ़ रखा है वो बच्चे से रिलेट कर पाएंगे कि ये टाइम लिमिट आपकी होती है क्यूआरएमपी स्कीम फाइल करने की। जिसे डिटेल्ड सॉल्यूशन चाहिए तो ये क्यूआरएमपी का पीडीएफ है, ये एलिजिबिलिटी है, कौन फाइल कर सकता है प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में, कंडीशंस क्या होती है, टाइम लिमिट क्या होती है, सारी चीजें इसके अंदर मैंने डिस्कस की हुई है ऑलरेडी। फिर आते हैं फिर से पेपर में, पेमेंट अंडर क्यूआरएमपी स्कीम। तो आपको पेमेंट मैकेनिज्म पता होगा कि आपको एस्टिमेशन बेसिस पे, लास्ट ईयर के बेसिस पे, तो पेमेंट अंडर क्यूआरएमपी स्कीम का जो आंसर होना चाहिए था 35 वाला, ये वाला चार्ट आपको बना के आना था। इसमें पेमेंट अंडर क्यूआरएमपी स्कीम 35%, मंथली वाले में 100%, सेल्फ असेसमेंट, ये सारे पॉइंट्स इसके होते हैं। तो ये वाला भी क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन था। फिर ऑडिट अथॉरिटी एक थ्योरी क्वेश्चन आ गया, और नेक्स्ट जो आपका कस्टम वाला पार्ट है उसमें मैं आपकी ज्यादा हेल्प नहीं कर पाऊंगा। फिर भी जो मुझे लगता है जैसा आंसर होना चाहिए, इस पे आप खुद क्रॉस चेक करेंगे। मेरी बात पे जो मुझे लगेगा कि 100% श्योर है, मैं उसी को लेके बताऊंगा। जैसे कि जब गुड्स एक सी में भेजे जाते हैं टू रिड्यूस द वेट, ये सिर्फ कस्टम्स का नहीं, नॉर्मल भी आप इसे पता होगा आपको। एक जेटसम है, पर्सन इन चार्ज इन रिस्पेक्ट ऑफ एयरक्राफ्ट, जो एयरक्राफ्ट का चार्ज होता है वो कमांडर होता है। और थर्ड वाले का आप खुद से देखेंगे, सेक्शन 9 वाले पॉइंट का, विच ऑफ द फॉलोइंग, ये भी आप खुद देखेंगे। हालांकि क्वेश्चन जो है आंसर जो है वो ऑल ऑफ द अबव होगा, आपको पता ही होगा। टेरिटोरियल जो बॉर्डर है वो कहां तक होते हैं, तो अप टू 12 नॉटिकल माइल्स तक आपके टेरिटोरियल बॉर्डर्स होते हैं। ये इसके एमसीक्यूज है, बाकी आप इसके प्रैक्टिकल खुद देख लीजिएगा। ये था आपका ओल्ड सिलेबस। एक बार आंसर्स को वेरीफाई करके, चाहे आपका पेपर बहुत अच्छा गया हो या आपका पेपर एवरेज गया हो या आपका पेपर खराब गया हो, इससे आपके जो नेक्स्ट पेपर है अकाउंट्स एंड ऑडिट का, उसका कोई लेना देना नहीं है। अब आप इस क्वेश्चन पेपर को साइड करके पूरा फोकस अपना अकाउंट्स एंड ऑडिट पे लगा दीजिएगा। अकाउंट्स एंड ऑडिट में मैं आपकी ज्यादा हेल्प नहीं कर पाऊंगा, लेकिन आप अपना पूरा फुल फ्लेज जहां से भी आपने पढ़ाई की है, टीचर्स की गाइडेंस से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वगैरह पढ़ के एक बार उसको अटेम्प्ट करिएगा। तो ये आपकी लास्ट वीडियो थी ओल्ड सिलेबस वालों के लिए। अकाउंट्स वगैरह के पेपर को मैं रिव्यू ज्यादा नहीं कर पाऊंगा। बाकी आपके नेक्स्ट पेपर के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। अगर आपने ओल्ड सिलेबस की सारी वीडियोस देखी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आगे आने वाले टाइम पे भी आपकी जो वीडियोस है वो हेल्पफुल हो। थैंक यू वेरी मच।